आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की सीरीज को, जिसमें हम आपको हिंदी के जितने भी यूनिट लगी हुई हैं उनके अनुसार आपको प्रश्न हल कराएंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने हिंदी के सिलेबस से। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि पेज में ही दिख रहा होगा कि हिंदी के सिलेबस में पहली इकाई स्टार्ट होती है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए हिंदी भाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें, जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो जब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ, कौन कौन सी भाषाएं आई, कौन कौन सी बोलियां आई, ये सब चीज़ें, तो इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपने अपभ्रंश को। ठीक, इसके अंतर्गत हम पुरानी हिंदी, फिर हम देखेंगे कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में क्या संबंध है। ठीक, इसके साथ ही बात करेंगे हम काव्य भाषा में ब्रज भाषा का उदय और विकास। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं खड़ी बोली का उदय और विकास, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक विवरण, हिंदी की बोलियां, जिसमें हम हिंदी की जो बोलियां आएंगी तो बोलियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है ना। आपकी देवनागरी लिपि है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका मानकीकरण देवनागरी लिपि का कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्या आप हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंतर्गत जब आप हिंदी भाषा को पढ़ ही रहे हैं तो आप देखिए इसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा आदि जो भाषाएँ हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको एक यूनिट दी है हिंदी भाषा, तो इसमें देखिए यही नहीं कि सिर्फ इसमें अपभ्रंश लिख दिया है, अपभट्ट लिख दिया है, तो सिर्फ यही चीज़ पूछी जाएंगी। देखिए हिंदी भाषा की जो यूनिट है, अगर हम एक शुरुआत से शुरू करें ना इस चीज़ को, तो आपको पहले इसमें भाषा परिवार भी देखने होंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कैसे अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, कैसे अपभ्रंश का विकास हुआ, तो आपके अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है, प्राकृत से। ठीक है, तो प्राकृत से विकास हुआ है, तो सौरसैनी प्राकृत से किसका विकास हुआ है, अपभ्रंश का विकास हुआ, किसके, सौरसैनी अपभ्रंश से। फिर सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं, उसमें हम बात करें सौरसैनी अपभ्रंश की, सौरसैनी अपभ्रंश की, तो देखिए इसमें इसके अंतर्गत आपको कौन देखने को मिलती हैं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, पहाड़ी और गुजराती। ठीक, तो देखिए ये सारी चीज़ें एक आपको क्रम में याद करनी है। तो अगर हम एक नींव से याद करते चलेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें दिया ही हुआ है अपभ्रंश, तो आप सिर्फ आपको अपभ्रंश नहीं पढ़ना, अपभ्रंश की कैसे उत्पत्ति हुई, क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। चाहे हम UGC नेट का पेपर देख लें, MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख लें, है ना, RPSC का पेपर देख लें, उसमें जो क्वेश्चन बने हैं आपके शुरू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली इकाई तो ये हो गई हिंदी भाषा, तो इसके अंतर्गत आपको हिंदी भाषा परिवार याद करने हैं, भाषा का कैसे विकास हुआ है ना, क्या क्या स्वरूप रहे थे भाषा के। फिर उसके बाद हिंदी की बोलियाँ, उनके क्षेत्र के बारे में, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, उनका मानकीकरण कैसे हुआ। इसके बाद हमारी आ जाती है देवनागरी लिपि कि इसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे देवनागरी लिपि का मानकीकरण हुआ, ये सारी चीज़ें। और अंत में क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो देखिए ये यूनिट हो गई आपकी हिंदी भाषा से संबंधित। अब जो हमारी दूसरी यूनिट आ रही है, कौन सा है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़नी होंगी, है ना, और कौन कौन से हिंदी साहित्य के जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको पढ़ना है, किन किन विद्वानों ने ग्रंथों को लिखा, किस टाइम पीरियड में लिखा, ये सारी चीज़ें। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो जब आप UGC नेट का पेपर देने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट में भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपकी कम से कम 5 यूनिट तो हूबहू UGC नेट की ही होती हैं। तो देखिए ऊपर की जो यूनिट थी अभी हिंदी भाषा, ये आपकी UGC नेट में लगी हुई है। ठीक है, वहीं दूसरी यूनिट को हम देखें हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आपके UGC नेट के सिलेबस में है ना। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं,
ये भी आपकी यूनिट में है। तो देखिए आपका पूरा सिलेबस जो है यूजीसी नेट पर आधारित है। सिर्फ देखिए क्या चेंज हमें देखने को मिलता है, या तो कहानी में कहानीकार अलग दे दिए जाएंगे, या तो निबंधकार अलग दे दिए जाएंगे, या तो काव्य अलग दे दिया जाएगा, बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी की आपकी यूनिट्स वैसी की वैसी ही होती हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की पद्धतियाँ आपको पढ़नी है ना। कौन कौन से विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखे थे उनके विषय में पढ़ना है, किस टाइम पीरियड में लिखे थे उनके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास कैसे देखने को मिलता है, कैसे एक काल में विभाजित किया गया हिंदी साहित्य को, तो वो सारी चीज़ें। ठीक, इसके अंतर्गत हमें हिंदी के प्रमुख साहित्य केंद्रों को भी पढ़ना है, संस्थाएँ, पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को। मैंने जब हिंदी की MPPSC में क्लास ली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैंने ये चीज़ें कराई हुई हैं। लेकिन इस बार हम क्या करने जा रहे हैं कि आपको प्रत्येक इकाई के क्या है प्रैक्टिस कराई जाएगी, किसके द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा, है ना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको डेली एक क्लास मिले जिसमें क्या है आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ एक यूनिट वाइज, ताकि क्या है आपकी प्रैक्टिस होती है। देखिए थ्योरी सबने पढ़ी होती है, थ्योरी सबने पढ़ी होती है। आप नेट की परीक्षा दिए हुए हैं, नेट क्लियर है आप लोगों का, ठीक। तो थ्योरी आपने पढ़ी है, क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिस कराई जाए, जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपका इसका क्या है लाभ प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहले हम काल विभाजन की बात कर रहे हैं। तो काल विभाजन देखिए आदिकाल, तो आदिकाल का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, और फिर इसमें राष्ट्र साहित्य के विषय में पूछा जाएगा। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, ठीक है। इसके साथ ही देखिए लौकिक साहित्य, आरंभिक गद्य। तो ये सारी चीज़ें आदिकाल की जो हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपने MA में पढ़ी हैं और जो आपने UGC नेट के सिलेबस में पढ़ी हैं, ठीक। अब बात करते हैं रीतिकाल, भक्तिकाल यानी कि मध्यकाल। तो इसमें देखिए भक्ति आंदोलन, ठीक, का उदय कैसे हुआ, क्या क्या सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां रहीं, कैसे भक्ति की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके साथ ही सगुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय, वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण जो विद्वान रहे थे, मार्गदर्शक रहे थे, दार्शनिक रहे थे, कौन, जैसे कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू, रेदास, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए जो विद्वान, जो कवि के नाम दिए हुए हैं उन कवियों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कबीर, नानक, दादू, रेदास, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, ठीक है। फिर भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का स्थान क्या रहा, कवि की भक्ति भावना कैसी थी, रेदास की भक्ति भावना कैसी थी, ये सारी चीज़ें। ये तो हो गया हमारा जो निर्गुण काव्य है उसमें ज्ञानश्री शाखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूफी काव्य की। तो सूफी काव्य में क्या है, जो हिंदी के प्रमुख सूफी हैं, जैसे आपके हो गए मुल्ला दाऊद हो गए, कुतुबन हो गए, मंझन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी महत्वपूर्ण हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। तो इन सभी जो सूफी हैं इनके प्रेमाख्यानों को आपको पढ़ना है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें, सिलेबस जब भी देखें तो जिन जिन कवियों के नाम लिखे जा रहे हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। जैसे मुल्ला दाऊद, इन्होंने क्या लिखा, चंदायन, ठीक है। कुतुबन ने मृगावती, मंजन ने मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। तो इनके विषय में पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद देखें अगर हम सगुड़ की तरफ जाएं, ठीक है, तो सगुड़ में देखिए आपको क्या है, कौन कौन संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे। आपको बल्लभ संप्रदाय पढ़ना है, अष्टछाप पढ़ना है, कृष्ण भक्त कवि के विषय में पढ़ना है। तो देखिए इसके अंतर्गत आपको सूरदास, नंददास, भ्रमर गीत परंपरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको कृष्ण काव्य के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। अब बात करें हिंदी राम काव्य, ठीक है। तो हिंदी राम काव्य में राम भक्ति शाखा से कौन कौन से कवि आए, आपके तुलसीदास हो गए, तो इनकी रचनाओं को पढ़ना है, ठीक। ये तो हो गया हमारा भक्ति काल। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में हमें किन किन विद्वानों को पढ़ना है, केशवदास, मतीराम, भूषण, बिहारीलाल, देव, घनानंद, पद्माकर, ठीक है। ये तो हो गए विद्वान। अब रीतिकाल के अंतर्गत जो रीतिकाल का जो वर्गीकरण किया गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है, जो वर्गीकरण किया विद्वानों ने, तो उन काव्य धाराओं को भी हमको पढ़ना है। जैसे रीतिबद्ध, क्वेश्चन कैसे, जैसे रीतिबद्ध के कौन कौन से कवि हैं,
ठीक है, उनके विषय में पढ़ना है, प्लस आपके रीति सिद्ध के, ठीक, रीति सिद्ध के और आपके रीति मुक्त के, रीति मुक्त के। तो ये जो काव्य धारा है इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, क्या विशेषताएं हैं, है ना, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, उनके विषय में पढ़ना है, ठीक। तो ये सारी हो गई आपकी रीतिकाल की। अब देखिए आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या है, आपकी हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। जब आधुनिक काल की उत्पत्ति हुई तो कौन कौन से युग सामने आए, तो आपका देखिए भारतेंदु युग है, आप इसमें भारतेंदु युग को पढ़ोगे, है ना। तो भारतेंदु युग में भी आपको देखिए आधुनिकता की अवधारणाओं को पढ़ना है। इसके साथ ही वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि आपकी यूजीसी नेट में एक अलग से इकाई दी हुई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपके हिंदी साहित्य में ही क्या है, इकाई जोड़ दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, और भी जो विद्वान रहे द्विवेदी युग के, उनके विषय में भी क्या है आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही आपको स्वच्छंदतावाद को पढ़ना है, छायावाद को पढ़ना है, ठीक है। छायावाद की कौन कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं थी, क्या पृष्ठभूमि थी और किस तरह की रचनाएं की गई, कौन कौन से कवि हुए। तो इसमें देखिए आपके निराला महत्वपूर्ण है, ठीक है, पंत ये भी महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात करें राष्ट्रीय काव्य धारा, तो ऐसे कौन से विद्वान हुए जिन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा यानी कि राष्ट्र प्रेम के ऊपर लिखा, ठीक है। तो उन कवियों के ऊपर भी पढ़ना है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए आपके। प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में कौन कौन से विद्वान हुए, उनकी रचनाएं, है ना, क्या समय अवधि रही थी प्रगतिवाद की, क्या क्या दशाएं रही थी जिससे आपकी प्रगतिवाद की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें। प्रयोगवाद आगे दिए हुए हैं ना, तो आगे आपके प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आपको देखिए क्या पढ़ना है इसमें, समकालीन कविताएं, ठीक है। अब समकालीन कविताओं में देखिए कौन कौन से आपको राइटर पढ़ने हैं, रघुवीर सहाय हैं, ठीक है। इसके साथ ही कुंवर नारायण, ठीक, कुंवर नारायण की क्या पढ़ना है आपको, मिथकीय चेतना। तो ये सारी चीजें। इसके साथ समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, तो ये जो यूनिट हुई ये आपकी किसकी है, हिंदी साहित्य के इतिहास की, ये दूसरी यूनिट है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 3 की। तो देखिए यूनिट 3 में क्या है, आपकी हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अब हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, यहाँ पर गद्य विधाओं की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके गद्य विधाओं की बात हो रही है। तो गद्य विधाओं में आपके हिंदी उपन्यास आ जाते हैं, निबंध आ जाती हैं, कहानी आ जाती हैं, ठीक, नाटक आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए आप क्या उपन्यास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो कौन सा उपन्यास है यहाँ पे, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, जैसे परीक्षा गुरु को पढ़ना है, चंद्रकांता को पढ़ना है, आपको गोदान को पढ़ना है ना। इसके साथ ही आपको शेखर एक जीवनी, ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, ये उपन्यास हो गए। इसके साथ ही देखिए आपके प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों को भी पढ़ना है, जिसमें आपके जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, अमृतलाल नागर हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, भीष्म साहनी हैं, कृष्णा सोबती हैं, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, रांगे राघव और मनु भंडारी, इन विद्वानों को भी क्या है आपको पढ़ना है। उपन्यास देखिए आपने देख लिए, उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास पढ़ना, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, मैला आंचल, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आपके उपन्यास पढ़ने हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही और भी विद्वान दिए हुए हैं जिनको आपको एक नज़र देखकर जाना है। ये तो हो गया आपका उपन्यास का पार्ट, ठीक है। अब बात करें कहानियों में, तो कहानियों में आपको किन किन को पढ़ना है, तो इसमें आपको प्रेमचंद और प्रसाद की कहानी देखनी है, प्रेमचंद्र और प्रसाद की कहानी को देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हिंदी नाटक की बात करें तो हिंदी नाटक में आपके भारतेंदु में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी को पढ़ना है। इसके साथ अगर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो उनमें आपको चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी को पढ़ना है। उसके बाद प्रसादोत्तर के नाटकों यानी कि प्रसाद के समय के बाद के जो नाटक लिखे गए, जैसे कि आपका अंधा युग हो गया, आधे अधूरे हो गए, इन नाटकों को भी क्या है आपको पढ़ना है। नाटक कौन कौन से, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, आधे अधूरे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये हो गया आपका नाटक सारे, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हिंदी निबंध की। तो हिंदी निबंध में आपको कौन कौन से निबंधकार पढ़ने हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं आपके, रामचंद्र शुक्ल हैं, चिंतामणि,
महत्वपूर्ण, चिंतामणि आपको पढ़ के जानी है ना। इसके साथ ही शुक्लोत्तर के बाद कौन कौन से निबंधकार हुए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इन्हें ललित निबंधकार भी कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, कुबेरनाथ राय को, विद्यानिवास मिश्र को, ठीक है, हरिशंकर परसाई को भी पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें ये आपको पढ़नी है हिंदी निबंध में। अब बात करें हिंदी आलोचना की, तो आलोचक के रूप में आपको रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नामवर सिंह और विजयदेव नारायण शाही, इन विद्वानों को आपको पढ़ना है। किसकी दृष्टि से? आलोचना की दृष्टि से। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, बात करें हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, तो देखिए हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में आपको रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, ये विधाएं आपको पढ़नी है। इससे संबंध में, रेखा चित्र से संबंध में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको देखने हैं, संस्मरण से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको देखने हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आपके आएंगी? हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपकी यूनिट हुई तीसरी कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली यूनिट जिसका नाम है काव्यशास्त्र और आलोचना। देखिए काव्यशास्त्र का सिलेबस, देखिए सिलेबस सारा वही है, मैंने आपको बताया यूजीसी नेट का सिलेबस हो या आपका किसी भी अदर स्टेट का सिलेबस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीएचडी में आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, सिलेबस वही रहता है, ठीक है। बस चेंज कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, या तो कहानीकार की कहानी अलग कर दी जाएगी, नई कहानी आपको पढ़ने को दे दी जाएगी, या उपन्यासकार अलग कर दिए जाएंगे, बस वो चीज़। बाकी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं, हिंदी पत्रकारिता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हूबहू वैसी ही रहती हैं। इसके साथ ही काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र आपका चाहे भारतीय काव्यशास्त्र हो, चाहे आपका भारतीय हो काव्यशास्त्र, चाहे आपका पाश्चात्य हो, ये काव्यशास्त्र जो है आपके हर पेपर में एक जैसा ही रहता है, इसमें कुछ नया नहीं जुड़ जाता, ना कुछ घट जाता है। बात करें काव्यशास्त्र की, तो काव्यशास्त्र में आपको देखिए हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पढ़ना है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन को पढ़ना है। इसके साथ साथ देखिए जो प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे रस संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, रीति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोति है, औचित्य संप्रदाय है, इन सारे संप्रदायों को आपको पढ़ना है कि इन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन रहे और किन विद्वानों ने इन संप्रदायों के संबंध में अपने मत को व्यक्त किया, ठीक है, ये सारी चीज़। दूसरा इसमें क्या लिखा है, भरत मुनि का रस सूत्र और उसके प्रमुख व्याख्याकार, यानी कि जो रस निष्पत्ति के जो चार आपको विद्वान देखने को मिलते हैं उनके विषय में पढ़ना है। चार में के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपके भट्टलोलट आते हैं, शंकुक आते हैं, भट्टनायक आते हैं और कौन आते हैं आपके अभिनव गुप्त। इन चार विद्वानों को क्या है आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको रीति गुण दोष को पढ़ना है, शब्द शक्तियों को पढ़ना है, ठीक है। अलंकार महत्वपूर्ण, अलंकार आपको पढ़कर ही जाने हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें, 2 क्वेश्चन अलंकार से ले लिए जाते हैं। इसमें आपको यमक, श्लेष, वक्रोति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, समाशोक्ति, अतियुक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, प्रति वस्तुपमा, निदर्शना, ठीक है, विभावना, असंगति, विरोधाभास, ये सारे क्या है आपको अलंकार देख के जाने हैं। ये तो हो गया आपका भारतीय काव्यशास्त्र का पोर्शन। अब बात करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको किनको पढ़ना है। तो देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको प्लेटो और अरस्तु का जो अनुकरण का सिद्धांत था, है ना, और अरस्तु के विरेचन का सिद्धांत, ये सारी चीजें। लॉन्जाइनस ने जो काव्य में उदात्त का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसको पढ़ना है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद को पढ़ना है। I.A. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। इसके अतिरिक्त देखिए आपको स्वच्छंदतावाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तराधुनिकतावाद को भी क्या है पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें समकालीन आलोचना की कतिपय अवधारणाएं, तो इसके अंतर्गत देखिए आपको 2-3 अवधारणाएं और पढ़नी है, जैसे विडंबना है, अजनबीपन है, विसंगति है, अंतर्विरोध, विखंडन, ठीक है, ये सारी चीजें। ये तो हो गया हमारा पाश्चात्य। अब आधुनिक हिंदी आलोचना और प्रमुख आलोचक, ठीक, तो इसमें जो देखिए जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसके आधार पर ही आपके आधुनिक हिंदी के जो साहित्यकार हैं उन्होंने क्या है अपने मत को रखा, जिसमें आप देखिए रामचंद्र शुक्ल की रसदृष्टि को आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही बात करें लोक मंगल की अवधारणा,
आचार्य नंदद्वारा वाजपेयी को पढ़ेंगे। ठीक है, आचार्य नंदद्वारा वाजपेयी ने क्या दिया है आपके सौष्ठववादी आलोचना। रामविलास शर्मा की मार्क्सवादी समीक्षा को पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और विम्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपने ये पूरा सिलेबस देखा, इसमें देखिए 4 इकाई दी गई हैं। 4 इकाई में आपको पहला आपको क्या पढ़ना है, पहली है आपकी हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, पहला है आपका इकाई हिंदी भाषा का विकास। दूसरी देखा आपने हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धति पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ने हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, ये सारे कालों को पढ़ना है। ठीक, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इनका विकास हुआ, कौन कौन से विद्वान रहे, है ना, क्या पृष्ठभूमि रही, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। उसके बाद कौन सी यूनिट है आपकी तीसरी, हिंदी गद्य विधाएं। तो मैंने आपको हिंदी गद्य विधाओं में उपन्यास, निबंध, कहानी बताई। ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ना है। ठीक, इसके साथ ही देखिए आपको पत्रकारिता, पत्रों को, पत्रिकाओं को जरूर ही पढ़ें। ठीक, इसके बाद हमारी अगली इकाई कौन सी है, काव्य शास्त्र की। तो काव्य शास्त्र में आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को पढ़ना है। दोनों काव्य शास्त्र में जो जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे थे उनको पढ़ना है, उनके संप्रदायों को पढ़ना है, उनके मतों को पढ़ना है। ठीक है, उनके कथनों को देखना है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपको हिंदी का जो सिलेबस था वो डिस्कस किया। कल से हम आपको एक यूनिट वाइज क्या है प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की। कितनी कोशिश करेंगे कि आपको 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कराएं। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।